Hello and welcome to the class 9th chemistry online classes, and in this video we will be starting your chapter number 3, that is atoms and molecules, from your NCERT science book. Okay, let's start the word by word explanation of this chapter. Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and अनफोर्सीन फॉर्म ऑफ मैटर। बीच की जो एंशियंट इंडियन थे और ग्रीक फिलोसफर वो हमेशा सोचते रहते थे कि जो हमने अभी तक जाना नहीं है और जो देखा नहीं है मैटर की फॉर्म वो क्या है। The idea of divisibility of matter was considered long back in India around 500 BC. और कि मैटर की जो डिविजिबिलिटी है यानी मैटर को हम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स या और सब पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो इंडिया में लगभग 500 BC में कंसीडर किया गया था। एंड इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनद postulated that if we go on dividing matter, that is padarth, we shall get smaller and smaller particles. उनके अकॉर्डिंग क्या था, महर्षि कनद के अकॉर्डिंग, कि अगर हम किसी भी मैटर को डिवाइड करते हुए चले जाते हैं छोटे और छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर, तो हमें बहुत छोटी छोटी फॉर्म्स मिल सकती है मैटर की। अल्टीमेटली अ स्टेज will come when we shall come across the smallest particles beyond which further division will not be possible. और अल्टीमेटली एक स्टेज आ जाएगी कि जिसके बाद में हम इतना छोटा पार्टिकल ले सकते हैं कि उसके बाद कोई भी पार्टिकल फिर क्या होगा, छोटे पार्टिकल में डिवाइड नहीं हो सकता। He named these particles परमाणु, और उन्होंने इन पार्टिकल्स का नाम परमाणु कहा। Another Indian philosopher Pakuda Katayama elaborated this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which gives us various forms of matter. और जो दूसरे इंडियन फिलोसोफर हुए उन्होंने क्या बोला कि ये पार्टिकल नॉर्मली या तो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं हमें, जिसकी वजह से क्या होता है, मैटर की अलग अलग फॉर्म्स हमें मिल जाती है। Around the same era, ancient Greek philosopher Democritus and Leucippus suggested that if we go on dividing matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. तो सेम जैसे इंडियन फिलोसोफर ने सोचा था, ऐसे जो ग्रीक फिलोसोफर्स हैं उनसे डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस, उन दोनों ने भी यही कहा कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते चले जाते हैं तो एक स्टेज आती है जब हम उससे छोटे पार्टिकल को डिवाइड नहीं कर सकते। डेमोक्रिटस कॉल्ड दीज इनडिविजिबल पार्टिकल्स एटम्स, मीनिंग इनडिविजिबल, और डेमोक्रिटस ने इन्हीं इनडिविजिबल पार्टिकल एटम को क्या, पार्टिकल्स को क्या कहा, एटम कहा। और एटम्स का लिटरल जो मीनिंग होता है वो भी क्या है, इनडिविजिबल है। All this was based on philosophical considerations and not much experimental work to validate these ideas could be done till the 18th century. और जितने भी ये जो आइडियाज हैं वो सब क्या है, फिलोसॉफिकल थे, इनका कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था 18th century तक। By the end of 18th century, scientists recognized the difference between elements and compounds and naturally became interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine. तो जैसे ही 18th century का एंड हुआ तो साइंटिस्ट ने जो डिफरेंस था एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में उसका पता कर चुके थे वो, और नेचुरली वो इंटरेस्टेड थे कि जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से कंबाइन होती हैं, और जब वो कंबाइन होती है तो क्या होता है। Antoine L. Lavoisier laid the foundation of chemical sciences
by establishing two important laws of chemical combination. अब एंटोन एल लेवोइजर ने फाउंडेशन रखी केमिकल साइंसेज की कि किस तरह से एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होती है और कंबाइन होने के बाद क्या होता है, उसके लिए उन्होंने दो इंपोर्टेंट लॉज दिए हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के। तो लेट अस सी व्हाट इज द फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। द फॉलोइंग two laws of chemical combination were established after, जो दो लॉज है केमिकल कॉम्बिनेशन के वो एस्टेब्लिश हुए मच एक्सपेरिमेंटेशंस बाय लेवोइजर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। तो जो एक्सपेरिमेंट लेवोइजर ने किया था और जोसेफ एल प्राउस्ट ने किया था उसके बेसिस पे ये दो लॉज आ जाते हैं। एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ देम इज लॉ ऑफ conservation of mass. As the name suggests that the mass remain conserved in a chemical reaction. कि जैसे हम अगर इसका नाम देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि जो मास है वो हमेशा कंजर्व रहता है। जितना आप रिएक्टेंट में लेते हैं उतना ही आपको मास प्रोडक्ट में मिलता है। रिएक्टेंट हम किसे कहते हैं, जो केमिकल्स या हम दो एलिमेंट अगर ले लेते हैं और उसे कंबाइन करना है तो जो एलिमेंट कंबाइन हो रही है उसे हम रिएक्टेंट कह रहे हैं और कंबाइन होने के बाद जो भी बना है उसे हम क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट कह देते हैं। सो इज देयर अ चेंज इन मास व्हेन ए केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, कि क्या मास में कोई चेंज होता है जब एक केमिकल चेंज होता है। Let's see activity 3.1. Take one of the following sets X and Y of chemical. इनमें से आप कोई भी एक सेट ले लीजिए X और Y का। The first is copper sulfate, that is 1.25 gram of copper sulfate, and sodium carbonate, that is 1.43 gram. Then barium chloride 1.22 gram and sodium sulfate 1.53 gram, lead nitrate 2.07 gram and sodium chloride 1.17 gram. The formula of copper sulfate is CuSO4 and that of sodium carbonate is Na2CO3. The formula of barium chloride is BaCl2 and sodium sulfate is Na2SO4. Lead nitrate is PbNO3 whole twice, and whereas sodium chloride is NaCl. You can take any set from these two, either the first one, the second one, or the third one. Now prepare separately a 5% solution of any one pair of substances listed under X and Y, each in 10 ml of water. अब देखिए हमें क्या करना है कि 5% सॉल्यूशन बनाना है किसी भी एक पेयर ऑफ सब्सटेंस का जो X और Y में दिखेगा। 5% का जनरली क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि 5 ग्राम हमारे पास क्या होगा, कोई भी कंपाउंड होता है अगर हम उसे 100 ml में डिसोल्व कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, 5% सॉल्यूशन। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से कितना अमाउंट हमें चाहिएगा किसी भी सॉल्यूशन का उसे हम सिर्फ और सिर्फ किसमें बनाएंगे, 10 ml में बना देते हैं। Take a little amount of solution Y in a conical flask and some solution of X in an ignition tube. कुछ अमाउंट हम सॉल्यूशन जो Y है उसको कहां पे ले लेते हैं, कोनिकल फ्लास्क में ले लेते हैं, और जो हमारे पास क्या दे रखा है X जो सॉल्यूशन है उसे हम इग्निशन ट्यूब में दे देते हैं। जो ये इग्निशन ट्यूब आपको दिखाई दे रही है उसमें दे देते हैं इसको। Hang the ignition tube in the flask carefully. See that the solution do not get mixed. Put a cork on the flask. अब देखिए जैसे ये आपको पूरा एपरेटस दे रखा है इस तरह से लेना है। सॉल्यूशन Y इस तरह का कोनिकल फ्लास्क में लिया, सॉल्यूशन X को हमने एक स्मॉल इग्निशन ट्यूब में लिया,
और हमने इसको जो इग्निशन ट्यूब में हमने लिया था उसमें हैंग कर दिया इसको, और ऊपर हम कॉर्क लगा देते हैं, थ्रेड को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हैंगिंग कंडीशन में रहता है, मिक्स नहीं हो पाएगा इसके अंदर। Now weigh the flask with its content carefully. अब हम जितने भी फ्लास्क के अंदर कंटेंट है उसको हम क्या करेंगे, वे करेंगे, जिसका वजन निकालेंगे। Now tilt and swirl the flask so that the solution X and Y get mixed. अब हम जिसमें कॉर्क लगाया हुआ है उसके उसी कॉनिकल फ्लास्क को हम हल्का सा झुकाएंगे, और जितना भी मिक्सचर X के अंदर था इग्निशन ट्यूब में वो भी किसके साथ मिक्स कर लेंगे हम, Y के साथ। वे अगेन, और फिर से हम क्या करेंगे, वजन निकालेंगे उसका। What happens in the reaction flask? कि रिएक्शन फ्लास्क में क्या हुआ होगा। Do you think that a chemical reaction has taken place? क्या आपको लगता है कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है? Why should we put a cork on the mouth of the flask? हमने माउथ के ऊपर जो कॉर्क है वो क्यों रखा? And does the mass of the flask and its content change? और जो मास है वो कंटेंट चेंज कैसे होगा, या क्या हुआ है कोई भी कंटेंट का चेंज। तो देखिए, अब हमने जैसे ही दोनों को मिक्स करेंगे तो कोई ना कोई रिएक्शन जरूर होगी। हमने कॉर्क इसलिए रखा माउथ के ऊपर ताकि कोई भी सब्सटेंस उस कॉनिकल फ्लास्क को छोड़ के बाहर न जा सके, और जो मास है फ्लास्क का वो सेम रहेगा। तो इससे हम एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि जितना मास रिएक्टेंट X एंड Y का था उतना ही मास उनसे बनने वाले प्रोडक्ट का भी रहता है। तो स्टेटमेंट क्या हो जाती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो इससे क्या चीज निकल के आ जाती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, कि मास को न तो बनाया जा सकता है और न ही वो डिस्ट्रॉय होता है एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। Now let us see the next one, that is law of constant proportion. This is the second law here and it is given by Lavoisier. Along with other scientists, noted that many compounds were composed of two or more elements and each such compound had the same elements in the same proportion irrespective of where the compound came from or who prepared it. लेवोइजर और दूसरे साइंटिस्टों ने क्या चीज ऑब्जर्व की कि जो कंपाउंड होता है वो किसका होता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का अगर बना हुआ है तो हर एक एलिमेंट उसके अंदर एक सेम प्रोपोर्शन में रहती है, भले ही सेम कंपाउंड को हमने अर्थ के किसी भी जगह से लिया हो। इन ए कंपाउंड सच एज वाटर, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O. The ratio of the mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1:8. अब जो कंपाउंड है हमारे पास, जैसे हम वाटर की बात करते हैं, जो रेशो है मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन वो क्या है, हमेशा 1:8 रहता है। मीन्स कि हाइड्रोजन का जो मास होगा वो क्या है, एटॉमिक मास 1 होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। तो क्योंकि वाटर के अंदर दो एटम्स हाइड्रोजन के हैं और एक एटम है हमारे पास ऑक्सीजन का, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 16 ग्राम, तो रेशियो विल बिकम 1:8। Thus, if 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज्ड, कि अगर हम 9 ग्राम वाटर को डिकम्पोज करते हैं तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन। तो उसमें से 1 ग्राम हमें हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम हमें ऑक्सीजन मिलेगा। सिमिलरली इन अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो 14:3 by mass, whatever the method or the source from which it is obtained. इसी तरह अमोनिया में भी जो रेशियो रहेगा वो 14:3 रहता है। So the remaining portion we will discuss in the next video. Hope you will understand so far whatever we have discussed.